दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हमारी जो सीरीज चल रही है इस समय वो दिल्ली सल्तनत चल रही है और उसमें भी हम इल्तुतमिश को पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश के इल्तुतमिश को पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके पहले के वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें इल्तुतमिश से संबंधित मैंने की हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखते हुए आइए, जिससे कि आपको इतिहास का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान हो सके। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश द्वारा मुल्तान और सिंध की विजय, बिहार और बंगाल की विजय। ठीक, तो मुल्तान और सिंध किसके हाथ में था? मैंने पहले के वीडियो में बताया कि नसरुद्दीन कुबाचा के हाथ में था। और चंगेज खां के डर से इल्तुतमिश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुल्तान और सिंध के ऊपर अपनी सेनाएं भेज सके जीतने के लिए। 1227 में जब चंगेज खां की मृत्यु हो गई, इसकी सूचना इल्तुतमिश तक पहुंची तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने रच मात्र भी देर नहीं की और दो तरफ से सेना कुबाचा को विजित करने के लिए भेज दी। एक तो लाहौर से उसने एक सेना भेजी, एक दिल्ली से भेजी। ठीक, दिल्ली में वो खुद बैठा रहता था, लाहौर भी एक प्रकार का मुख्यालय ही था, तो लाहौर और दिल्ली से दो सेना इल्तुतमिश ने भेजी कुबाचा को जीतने के लिए। और कुबाचा मुल्तान और सिंध का शासक था, जैसा कि आप जानते हैं। इल्तुतमिश ने मुल्तान को जीत लिया। ठीक, सेना आगे बढ़ी। कुबाचा जो है वो सिंध के मक्कर नाम के एक दुर्ग में जाकर शरण लेता है। दुर्ग यानी किला, एक सैन्य अड्डा समझ लीजिए, जहां से कोई भी राजा अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है ताकि वो विरोधी राजा से दो दो हाथ कर सके। अगर उसकी स्थिति कमजोर है तभी उसको थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। किले के अंदर अगर कोई शरण लेता है तो उसको बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि किले की दीवारें या दीवार या उसकी जो प्राचीर है वो सुरक्षित करती है विरोधी सेना के वार से। ठीक, तो मक्कर नाम के दुर्ग में कुबाचा शरण लेता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गली कुबाचा की। इल्तुतमिश तो सोच कर ही आया था कि अब इसको हमको खत्म ही कर देना है, कुबाचा को किसी भी तरीके से। ये सिर दर्द बना रहेगा, जब तक रहेगा तब तक सिर दर्द बना रहेगा। पूरी तरीके से उस किले को, उस दुर्ग को घेर लिया जाता है। सशस्त्र बल घेर लेते हैं, इल्तुतमिश की सेना ने उसको घेर लिया और बहुत दिनों तक घेरा रहा। कुबाचा थक हार के भागा वहां से, और वहीं नदी के किनारे, मक्कर दुर्ग के पास एक नदी है, उस नदी में वो कूद जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के पानी में वो डूबकर मर जाता है। उसका जो अंतिम प्रयास था बचने का वो भी विफल हो जाता है और मक्कर के दुर्ग के निकट के एक नदी से में जाकर कूद जाता है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है डूबकर। और इस प्रकार से मुल्तान और सिंध हमेशा के लिए इल्तुतमिश के राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब आए हम बिहार और बंगाल के बारे में बात करें। मैंने पहले ही बताया कि जब ऐबक बैठा था गद्दी पर, तो उसी समय से जो है बंगाल के जो भी सूबेदार थे, जो कि गौरी के ही गुलाम हुआ करते थे, उन्हीं के अधिकारी थे। तब तक तो, जब तक गौरी था तब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मतलब सब लोग टैक्स दे रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब ऐबक भी गुलाम ही है, इल्तुतमिश भी गुलाम ही है, ये सब शासक बन गए। और जो बिहार और बंगाल जीतते हुए
बख्तियार खिलजी का आपने नाम सुना ही होगा, उन्हीं के खानदान के ये लोग हैं। उन्होंने कहा जब ये इल्तुतमिश, ऐबक, ये सब लोग शासक बन सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं शासक बन सकते। तो उन्होंने भी, जब इल्तुतमिश दिल्ली के तख्त पर बैठा तो अली मर्दान ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। मैंने पहले ही बताया कि टैक्स देना तो पहले से ही बंद कर दिया था इन लोगों ने। तो इसके बाद अली मर्दान ने क्या की कि अब स्वतंत्रता घोषित कर दी कि नहीं, हम सीधे सीधे हम स्वतंत्र शासक हैं, हम आपके मोहताज नहीं है या आपके अधीन हम शासन नहीं करेंगे। जैसे आप गुलाम अधिकारी थे वैसे हम भी गुलाम अधिकारी हैं। आपकी किस्मत है कि आप जो है दिल्ली के तख्त पर बैठ गए, और हमारी किस्मत अगर नहीं है तो हम अपनी किस्मत बनाएंगे। ठीक, तो स्वतंत्र शासक अली मर्दान बन जाता है। इसकी राजधानी लखनऊती होती है। ठीक, कहां का ये स्वतंत्र शासक बनता है? बंगाल। अली मर्दान के अत्याचारी शासन, लोगों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि उसके जो अधिकारी थे वो तंग आ गए थे इससे, अली मर्दान से, क्योंकि इसका जो शासन था वो बहुत कठोर था, अत्याचारी था। तो उसके अधिकारी जो है तंग आ गए और अली मर्दान को मौत के घाट उतार दिया, और उसके जगह पर हसनुद्दीन इवाज खिलजी, खिलजी का ही पूरा वो चल रहा है, कुनबा चल रहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आया था उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये बंगाल के खिलजी लोग हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी के खानदान के लोग। तो हसनुद्दीन इवाज खिलजी गद्दी पर बैठता है, यही अधिकारी इसको बैठाते हैं। और इसने जो है वो गयासुद्दीन की उपाधि धारण की जब ये वहां का शासक बना। कहां का? बंगाल का। इसने बिहार को पुनः जीत लिया। जब उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं या कोई दूसरी विपदा आ जाती है राज्य पर, तो उसको जो उसकी जो दुश्मन होते हैं वो थोड़ा बहुत देखते रहते हैं कि अब ये इसके ऊपर विपदा आ गई है या विकट परिस्थिति में है, लाओ इसका फायदा उठा लेते हैं। तो फायदा कई हिंदू सरदारों ने उठाया और बिहार को जीत लिया था, बिहार के कई क्षेत्रों को। तो बिहार को इसने जो है हसनुद्दीन ने जीत लिया पुनः, और जो भी हिंदू सरदार थे उनको दंडित किया, उनका दमन किया। ठीक, तो एक प्रकार का ठीक ही शासक था, ये मजबूत शासक था। इल्तुतमिश की आंख में गड़ रहा था। 1225 से 26 के बीच में इल्तुतमिश ने दक्षिणी बिहार को कब्जा लिया, वहां पर सेना भेजकर अपना आधिपत्य जमा लिया। दक्षिणी बिहार, यहां मैं लिखना भी भूल गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दक्षिणी बिहार को उसने 1225 से 26 के बीच में जीत लिया। कौन शासक था यहां का? गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, अली मर्दान के बाद बैठाया गया है, उसी का राज था बिहार। तो उसका जो दक्षिणी भाग है वो इल्तुतमिश ने जीत लिया, और इल्तुतमिश और गयासुद्दीन के बीच में समझौता हो कि ठीक है अब शांति वार्ता करते हैं, यहाँ पे युद्ध रोकते हैं, हम दक्षिणी बिहार ले लेते हैं आपसे। तो वो भी मान जाता है, और इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को यहां का सूबेदार बनाया, मतलब एक सूबा इसको गठित कर दिया दक्षिणी बिहार को, और यहां पर मलिक अलाउद्दीन जानी को सूबेदार बना दिया कि ये सब शासन प्रशासन यहाँ का देखेगा, हमको कर वसूल करके देगा, और जब भी हमको आवश्यकता होगी तो हमको सेना मुहैया कराएगा। इल्तुतमिश जैसे ही दिल्ली जाता है, यानी अपनी राजधानी लौटता है, वैसे ही गयासुद्दीन ये समझौता तोड़ देता है और दक्षिणी बिहार पर पुनः कब्जा कर लेता है। बहुत कष्ट होता है इल्तुतमिश को कि इतने दूर गए, दक्षिण बिहार को जीता, समझौता भी किया, इसके ऊपर दोबारा आक्रमण भी नहीं किया कि हाँ ठीक है सुरक्षित रहो, संधि हो गई थी, लेकिन फिर से इसने समझौता तोड़कर कब्जा कर लिया। तो गुस्सा तो आएगा ही। अब मौके के ताक में थे कि कब मौका लगे और इसको सबक सिखाया जाए। तो इल्तुतमिश का एक
बेटा था जो कि बहुत ही काबिल बेटा था, और तो जो भी हैं वो इतने काबिल नहीं हुए रजिया को छोड़कर। नहीं तो जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था इल्तुतमिश का, नसीरुद्दीन महमूद, जो कि अवध का सूबेदार था, इसको अवध का सूबेदार बनाया था इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे को। नसीरुद्दीन महमूद नाम है उसका। 1226 ईस्वी में अचानक लखनऊती पर आक्रमण कर दिया। किसने? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश के बड़े बेटे ने। लखनऊती मैंने पहले बताया कि बिहार बंगाल की राजधानी थी। अब इस पे जब आक्रमण करता है लखनऊती पर, तो गयासुद्दीन की सेना जाती है, गयासुद्दीन भी वहां पर उपस्थित रहता है। गयासुद्दीन इस युद्ध में मारा जाता है। अगर जब राजा ही मारा गया तो राज्य किसके हाथ में? दिल्ली सल्तनत के हाथ में। इल्तुतमिश नसरुद्दीन को बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्य का सूबेदार बना देता है। अभी ये अवध के सूबेदार थे, लेकिन अब जो है वो बिहार एवं बंगाल के सूबेदार हो गए। वीर था, महत्वाकांक्षी भी था, और रणनीतिक भी था, कूटनीतिक भी था, जो भी कहें, एक प्रकार से काबिल व्यक्ति था नसरुद्दीन महमूद। लेकिन इसकी अनायास मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद समाचार था। किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। और बहुत बड़ी क्षति थी उसके लिए, क्योंकि इसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने काबिल नहीं हुए। ठीक है। बिहार एवं बंगाल के लिए जो सूबेदार इनको घोषित किया था नसरुद्दीन को, अब वहां पर कोई है नहीं। ठीक है। अब वहां पर विद्रोह भड़क गया, जनता के बीच विद्रोह भड़क गया, जो अधिकारी थे उनके बीच विद्रोह भड़क गया। तो 1230-31 के बीच में इल्तुतमिश वहां गया और उस विद्रोह को दबाता है। और प्रशासन ठीक तरीके से चले, इसलिए इतने बड़े सूबे को दो भागों में बांट देता है, एक बिहार और एक बंगाल। बिहार में और बंगाल में पृथक पृथक सूबेदारों की नियुक्ति करता है, ताकि शासन प्रशासन ठीक ढंग से चल सके। ठीक। तो आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। इल्तुतमिश से संबंधित कुछ जानकारी फिर से आपको मिल गई होगी। अभी बहुत लंबा चलना है इसको। अभी तो आपको राजपूतों से संघर्ष इल्तुतमिश का पता चलेगा, उज्जैन और भिलसा में कैसे इसका तांडव चला उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ये शासन प्रशासन कैसे करता था ये भी आप देखेंगे। ठीक है। चहलगानी, चालीसा, इसके बारे में मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, ईमानदारी से आपसे बात करूंगा, और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं कहता हूं कि इतिहास का अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक। फालतू के 5 मिनट के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ लाभ नहीं है आपको। या तो आप अपनी पुस्तक पढ़िए, वही ठीक है। और अगर YouTube पे आप वीडियो देखने आए हैं तो ढंग से देखिए और सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उसको सुनते चलिए, देखते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।